रिकॉग्नाइज करने वाला हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि इनको सफ़ायर को रिकॉग्नाइज़ किया लामा टशी टेम्पल। अच्छा। लामा टशी टेम्पल जब ज़ांस्कार से पाडर आ रहे थे ओके। तो ओमासी ला पे उन्होंने बहुत सारे उसी दिन जिस दिन मतलब 10 हाथ बर्फ़ पड़ी उसी दिन एवलांच आया। एवलांच आने से सुमचाम के जितने भी लोग थे वो एवलांच में चला गया। अच्छा जी, तो वो कहीं आए थे, गांव में नहीं गए, वो उनका घर नहीं गया, वो कहीं लोसेनी आए थे कहीं किसी फंक्शन को अटेंड करने। जब वो वापस जा रहे थे डंगेल के लिए वाई डंगेल वो सुमचाम जा रहे थे तो लोसेनी के साथ ही एक नाला जैसा पड़ता, वहाँ से एवलांच आया, जितने भी लोग थे सुमचाम के वो वहाँ ख़त्म हो गए। तो उसी दिन हडू में भी एवलांच। अंडारी वालों का थोड़ा कन्फ्यूजन है, मैं क्लियरली नहीं बता सकता हूँ क्योंकि उनकी ज़बान भाषा जो बोलते हैं ना वो हमें भी समझ में नहीं आता। अच्छा। गंधारी के बुद्धिस्ट हैं जो सुराग के स्टेटस की बात चल रही थी इस पर, तो बहुत सारे सवाल लोगों में थे कि शायद जो बुद्धिस्ट पीपल वहाँ पे रिजाइड कर रहे हैं वो कहीं इस बात से नदारद है, नाराज़ हैं। आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है कि जो एसटी स्टेटस वहाँ की रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को भी मिला, बुद्धिज़्म को छोड़ के, बुद्धिस्ट को छोड़ के जिन्हें ऑलरेडी ST1, क्या अब ये मिसकॉन्सेप्शन अभी भी बरकरार है या फिर अब कहीं ना कहीं लोग समझ चुके हैं कि नहीं इस चीज़ का मतलब ये दोनों डिफरेंट है और कहीं ना कहीं एक दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी इसमें लद्दाख भी एक अहम अंग था। ये बाइफरकेट हो गई लद्दाख और करगिल जो है ये अलग हो गया। इसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में कई सवाल भी पैदा होते हैं कि शायद जो पाडर के बुद्धिस्ट हैं, जो बुद्धिज़्म पाडर में पनप रहा है, क्या जो लोग यहाँ पे पाडर वैली में है कहीं आइसोलेटेड फील करते हैं इसकी वजह से, इस रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से, या फिर एक जस्ट मिथ है? वो अलग हो गए, थोड़ा बहुत फील तो होता ही है, ये नेचुरली। मैं अगर कहूँगा मुझे फील ही नहीं हुआ तो वो बड़ा गलत होगा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अब थोड़ा विस्तार से ये भी बताएं कि जो यहाँ पे गुरुज़ हैं और उनका जो रोल है, जैसे फॉर एग्जांपल पाडर को यहाँ के जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो पाल्डर करके बुलाते हैं। किस गुरु ने इसका ये नाम रखा, फिर उसके बाद इसका मतलब क्या होता है, प्लस जो पंचन नारूपा जी थे उनके बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से हमें बताया ताकि हमारे दर्शक पूरा समझ पाएँ। दोस्तों, अगर देखा जाए यूँ तो बुद्धिज़्म पूरे जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ पाडर वैली में एग्जिस्ट करता है, और अगर पाडर की आबादी का देखा जाए तो लगभग 8% के आसपास है। साथ ही साथ दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि ये जो बुद्धिज़्म यहाँ के जो लोग हैं उसको फॉलो करते हैं, ये कौन सा बुद्धिज़्म है, क्योंकि दे आर वेरी डिफरेंट स्कूल्स इन बुद्धिज़्म। बहुत सारे स्कूल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल महायान, थेरावाड़ा, वज्रयान, फिर उसके बाद महायान वज्रयान के अंदर भी अगर हम देखें तो निंगमा, काग्यू, साक्या, ग्यालुक्पा, बहुत सारी ऐसी लीनिएजेस हैं। और इन सभी चीज़ों को आज समझने का प्रयास करेंगे। आज हमारे साथ हमारे मास्टर देशराज जी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं और बहुत ही जानकारी रखते हैं इन चीज़ों पर। तो आज इसी मुद्दे पर पहले बात करना चाहेंगे। देशराज जी, मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि जो बुद्धिज़्म यहाँ पाडर में फॉलो किया जा रहा है, यहाँ के लोगों द्वारा जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन, ये पहले ये बताएं कि किस स्कूल का है, कौन सा स्कूल है ये, और थोड़ा समझाने का प्रयास करें ताकि हमारे जो जितने दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो पाडर के इस बुद्धिज़्म को ईजिली समझ पाएँ। आशीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इन्वाइट किया और मुझ नाचीज़ के बारे में आपने लोगों को बताया। तो जैसे कि आपने कहा कौन सा सेक्शन है, कौन से स्कूल को हम फॉलो करते हैं पाडर में जो बुद्धिस्ट हैं, तो मैं कहूँगा कि बुद्धिस्ट जो पाडर में है वो इसको ड्रुकपा लिनेज को फॉलो करते हैं। तो ये जब से बुद्धिज़्म वजूद में आया पाडर में, तब से इसी लिनेज को फॉलो करते आ रहे हैं। वैसे हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखते हैं, ड्रुकपा हो, काग्युक्पा हो, गेलुक्पा हो, निंगमा हो, हम सब की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन एक परंपरा है कि पहले से जो हमारे बाप दादा लोग
जो है इस लीनिएज को फॉलो करते थे और आज भी हम फॉलो करते आ रहे हैं। अगर मैं गलत ना हूँ तो क्या मेरी ये जानकारी सही है कि जैसे 3 स्कूल्स हैं, थिरावाड़ा, महायाना, फिर उसके बाद वज्रयाना के अंदर ये 4 स्कूल हैं जी। निंगमा, साक्या, फिर उसके बाद काग्यू और गलुप्पा और काग्यू और द्रुक्पा समझ लो इसी के अंदर सब जी, सेक्ट जी, है जी, जैसे। जी, जी, तो ये जो है द्रुक्पा मतलब लीनिएज जो है यहाँ पे फॉलो हो रही है। जी, जी, और जो दलाई लामा जी हैं वो मेरे ख्याल से गलुप्पा लीनिएज और सबसे लेटेस्ट लीनिएज यही जी, है। जी, जी, जी। तो ये मैं सभी दर्शकों से ये बताना चाहता हूँ कि ये इस तरीके से ब्रांचेज जो हैं बुद्धिज़्म की वास्ट जो है वो शाखाएँ जो हैं वो फैलती हैं। 2010 में यहाँ पे मुझे लगता है दलाई लामा जी आए थे, उससे पहले 1987 में जाप्तांग रिनपोचे जी आए थे, और उससे 2018 में अगर देखा जाए तो ग्यालांग द्रुक्पा जी आए थे। ये सारी कहानी है बुद्धिज़्म की जो पार्डर में लोग फॉलो करते हैं। जी, जी। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अब थोड़ा विस्तार से ये भी बताएं कि जो यहाँ पे गुरुज़ हैं और उनका जो रोल है, जैसे फॉर एग्जांपल पार्डर को यहाँ के जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो पाल्डर करके बुलाते हैं। जी, जी, जी। किस गुरु ने इसका ये नाम रखा, फिर उसके बाद इसका मतलब क्या होता है, प्लस जो पंचन नारूपा जी थे उनके बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से हमें बताया ताकि हमारे दर्शक पूरा समझ पाएँ। जी जी आशीष जी, बुद्धिज़्म वैसे पार्डर में कोई 200 साल 300 साल पुराना नहीं है। ये बहुत पुराना रिलीजन है। ये 1st और 2nd सेंचुरी से ही एग्जिस्ट कर रहा था। बिल्कुल। जब गुरु नागसेन जी इस मतलब जिन्होंने नॉर्थ इंडिया में बुद्धिज़्म को फैलाया, तो जहाँ तक जो मंगोलियन रेस्ड बुद्धिस्ट आज जो पार्डर में हैं, उनकी अगर बात मैं कहूँगा तो ये इस रेस में बुद्धिज़्म को फ्लोरिश करने वाला लामा टेशी तंपेल जी थे। लामा टेशी तंपेल बहुत ही एक मशहूर स्कॉलर लद्दाख से आए थे। लद्दाख से होते हुए जांस्कार से ओमासिला को क्रॉस करके वो पल्दर पहुँचे थे। पल्दर के लोगों में उन्होंने ज्ञान का जो वो गिफ्ट जो है वो ज्ञान लोगों में दिया, और लोग तब से जो है उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया, न केवल बुद्धिज़्म जो बुद्धिस्ट टीचिंग भगवान बुद्ध के टीचिंग्स को पार्डर के बुद्धिस्ट में ट्रांसफ़र किया, बल्कि उन्होंने एक बहुत सारे ऐसे नॉलेज लोगों को दिया जिनका कंट्रीब्यूशन हम कभी बुला नहीं सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल एक दूंगा, पार्डर में आज से अगर 70-80 साल पहले की बात करते हैं तो पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे, ना के बराबर थे नॉन बुद्धिस्ट में भी और लेकिन बुद्धिज़्म को जो फॉलो करते थे वो मैक्सिमम पढ़े लिखे थे, वो पढ़ लिख सकते थे भोटी लैंग्वेज में। लामा टेशी तंपेल की मेहरबानी थी, उन्होंने उनको भोटी भाषा पढ़ाया, उसमें अपना हेल्थ एंड हाइजीन भी आ जाता था। कितने साल पुरानी बात होगी लामा टेशी तंपेल? लगभग ये 1880 की 80 और 90 के बीच में वो आए थे। और ये नाम पाल्डर इन्होंने ही दिया? हाँ, ये नाम जो है पाल हो गया डेयर डेविल्स योद्धा, तार हो गया जहाँ डेवलप होते हैं, जहाँ पैदा होते हैं, ऐसी भूमि जहाँ ब्रेव पीपल जी, जहाँ जिस भूमि में ब्रेव पीपल जन्म लेते हैं, इसका मतलब है पालतर। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, जो पंचन नारूपा गुरु जी थे वो पार्डर में कब पधारे थे, वो उनका क्या रोल रहा है पार्डर के बुद्धिज़्म के प्रति? पंचन नारूपा का एग्जैक्ट हमें हिस्ट्री नहीं मिलती है। पंचन नारोपा अब समय के साथ जो है वो लैंग्वेज में थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है। असल है नरोत्तम। पंचन हो गया महापंडिता। ओके। महापंडिता। नरोत्तम हो गया नरु में उत्तम। तो ये कहीं ना कहीं जैसे संस्कृत भाषा से ही, बिल्कुल ये संस्कृत भाषा से ही आया हुआ है। ये कश्मीर से बिलोंग करते थे। ओके। तो उनको बचपन से ही एक ज्ञान का एक कहते हैं ना, वो यहाँ ज्ञान हासिल करने का एक शौक था, क्यूरियोसिटी थी। तो वो वहाँ कश्मीर से अपना जो घर बार छोड़ के, वो किसी राजा का बेटा था, तो वहाँ से निकल के नालंदा की तरफ कूच किया उन्होंने। वहाँ नालंदा में उन्होंने नॉलेज गेन किया। नालंदा से फिर अपना मिला, ये अपना गुरु था उनका, गुरु का नाम है तिलोपा। अच्छा। तिलोपा के पास गए और उन्होंने उनका कई किस्म के एग्ज़ाम लिए कि वाकई ये मेरा शिष्य बन सकता है कि नहीं। पहले गुरु ऐसे थे, आसानी से किसी को अडॉप्ट नहीं करते थे। बिल्कुल। तो वो कई किस्म के एग्ज़ाम लेते थे, उन एग्ज़ाम में से गुजर कर वो उनके शागिर्द बने।
तो उनसे ज्ञान हासिल करने के बाद फिर ये कहा जाता है कि वो मेडिटेशन करने के लिए चले गए लद्दाख रीजन में। अच्छा। हाँ, अभी ज़ांस्कार में एक गुम्पा है अपना जंकुल गुम्पा। जंकुल गुम्पा के बिल्कुल अपोजिट में एक बहुत बड़ा रॉक है, वहाँ आम आदमी जा नहीं सकता। कहते थे कि उनमें शक्ति थी, वो उड़ के जाते थे उस केव में। तो कई साल उन्होंने वहाँ तपस्या की। तपस्या के बाद उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। अच्छा। तो वहाँ से ये कहते हैं कि वाई एमासिला वो, या यहाँ से जाते वक्त वाई एमासिला गए, पलदर से होते हुए गए। और लोगों की ये भी सोच है कि अभी केसर जो किश्तवाड़ में बनता है पंचन नारोपा की देन है, कहते हैं। अच्छा। हाँ, वो उनको उड़ने की शक्ति थी। वो अपने जो रोप्स हैं, वो एक वस्त्र होता है ना अपने ये जो सन्यासी लोगों का, वो कहते हैं पानी में भिगो के उड़ते उड़ते उसको निचोड़ते थे, तो उसका रस जो है किश्तवाड़ की धरती में गए, सबसे फाइन केसर वहाँ बनता है। फिर उन्होंने कश्मीर जाके उस चादर को फैलाया, तभी पामपुर में वहाँ पे भी अच्छे मिकदार में केसर होता है, मगर बेस्ट क्वालिटी जो है किश्तवाड़ का ही। ये कितने साल पुरानी बात होगी? ये लगभग 1100-1200 साल पुरानी बात है जी। अच्छा सर, इससे पहले भी अगर देखें, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो नागसेन थे यहाँ पे, जी जी, और वो मुझे लगता है फर्स्ट या सेकंड सेंचुरी बीसी की बात है। बिल्कुल। और उनके वार्तालाप जो हुई थी वो किंग मिलिंदा के साथ हुई थी, और बाद में फिर उन्होंने उनको बुद्धिज्म फोल्ड में ला दिया था अपने वार्तालाप से, अपने शास्त्रार्थ करके। और उसके ऐसे बताया जाता है कि जो अभी किश्तवाड़ में जो जगह है नागसेनी करके, वो शायद उन्हीं के नाम से। और बुद्धिज्म के अगर हम अवशेषों की बात करें तो वो पुछाल में भी हमें देखने को मिलते हैं, प्लस डिफरेंट लोकेशन में, कश्मीर में तो देखे हमने, फिर प्लस जम्मू की अगर हम बात करें अखनूर में, अंबारे में, बहुत सारी ऐसी प्लेसेस है जहाँ हमें ऐसी प्लेसेस मिली हैं देखने को। तो बहुत ही एक रिच कल्चर रहा है बहुत पहले से, और मेरे ख्याल से पहले थेरावाड़ा बुद्धिज्म यहाँ पे फॉलो होता था। चलो अब पाडर पे आकर एक और जानने की कोशिश करें एक बात को। मुझे एक किस्सा याद आता है पंचन नारोपा जी का ही। ऐसा बताया जाता है कि शायद जब वो पाडर से होते हुए ज़ांस्कार जा रहे थे, तो कि जो सफ़ायर माउंटेन है कहीं चमकने का उनको पहले दिखा था, या फिर कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि जो सफ़ायर की डिस्कवरी हुई है उसकी प्रेडिक्शन पहले ही पंचन नारोपा जी ने की थी। क्या ये बात में थोड़ी सच्चाई है कि हाँ, ये पंचन नारोपा की देन तो मानते हैं, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज करने वाला हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि इनको सफ़ायर को रिकॉग्नाइज किया लामा टैशी टेम्पल ने। अच्छा। लामा टैशी टेम्पल जब ज़ांस्कार से पाडर आ रहे थे, तो ओमासी ला पे उन्होंने बहुत सारे पीसेस देखे नीलम के। अच्छा। ओमासी ला मीन्स पास। वहाँ एक देवी, जैसे फल्दन लामो, आप क्या कहते हैं आप लोग, चंडी माता कहते हैं। चंडी माता का एक मंदिर भी उस पास पे टॉप पे है, हमें फल्दन लामो कहते हैं। लोग यहाँ से जाके बड़े शौक से वो ऑफ़र करते थे पाडर के लोग। तो नीलम यहाँ से लेके ना वहाँ जब ज़ांस्कार जाते थे, पहले हमारा बिज़नेस जो है ज़ांस्कारियों के साथ ही होता था। यहाँ किश्तवाड़ साइड रास्ता बहुत ज़्यादा टफ था, लोग वहाँ जाना प्रेफर करते थे। और मैंने कहीं डॉक्यूमेंट्री में देखा था कि जो वहाँ के ज़ांस्कार साइड के लोग हैं वो नीलम को जो बुद्धा की मूर्तियाँ होती है या फिर देवी की, जैसे आपने बात की, उनकी मूर्ति के अंदर भी रखते हैं। एग्जैक्टली। अभी मूर्तियों के अंदर वो मतलब प्राण प्रतिष्ठा जब करते हैं तो उस वक्त जो अनमोल रत्न है ना उनको भी डालना पड़ता है उसमें। हाँ, नीलम भी डाला जाता था। तो वहाँ जब लामा टैशी टेम्पल ने देखा कि सफ़ायर पड़ा है, तो लामा टैशी टेम्पल ने कहा, उन्होंने पहचान लिया, उन्होंने कहा ये तो बहुत कीमती चीज़ है। तो लोग कहने लगे, लामा जी ये तो हमारे पाडर में आम जगह मिल जाती है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने उन चीज़ को रियलाइज़ किया, और सुमचाम पहुंचने के बाद वो नीलम खान तक गए। उन्होंने बड़े अच्छे पीस जो बड़े बड़े थे उनको धरती के अंदर बंद कर दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये नीलम खान जो है आपके जितने भी मतलब ये फोर्थ कमिंग जनरेशन है वो खाएंगे, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ। ऐसे अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो बताया जाता है कि 1881-82 में इस सफ़ायर माइन की डिस्कवरी हुई थी। और एक विदेशी हैं जो ट्रैवलर भी थे, उनका नाम है फ्रेडरिक ड्यू करके। वो आए थे, किश्तवाड़ भी आए थे, कश्मीर भी आए थे। उन्होंने बहुत किताबें लिखी है, बहुत सारा नॉलेज उसमें हमें देखने को मिल सकता है। ज़रूर वो पढ़नी भी चाहिए किताब। ऐसा माना जाता है, और उन्होंने मेंशन भी किया है कि एक बार वो पाडर से होते हुए, उमासिला से होते हुए ज़ांस्कार जा रहे थे, और
सुमचाम का एक जिक्र मिलता है कि जब वो वहाँ से जा रहे थे सुमचाम में सिर्फ एक ही घर उन्हें देखने को मिला। जी जी बिल्कुल। मैं आपसे जानने का प्रयास करना चाहूँगा, क्योंकि आपने स्टडी की है, आप भली भांति परिचित हैं इतिहास से। थोड़ा मुझे बताएं कि सुमचाम हो गया, फिर हलोती हो गया, हांगो हो गया, लोसैनी हो गया, फिर अगर हम कब्बन वैली की बात करें वहाँ पे भी 3-4 विलेजेस हैं, पटोग, हड्डू, कब्बन, जी। और फिर गंधारी में बात करें अलिया, खजनोनी, तुन, ये सारे बुद्धिस्ट विलेजेस हैं। ये बुद्धिज़्म जो देखने को ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे लाहौल स्पीति से माइग्रेट करें, कुछ ज़ांस्कार से माइग्रेट करें। थोड़ा इस पे प्रकाश डालने का प्रयास करें कि ये लोग कहाँ से आए, किस वैली में कहाँ से आए और क्या अवशेष मिलते हैं, और कुछ लैंडस्लाइड्स की भी खबरें हमें देखने को मिलती हैं। जी। ये सुमचाम में एक ही घर इसलिए था, आज से 60-70 साल पहले। 18 चैत्र को हम देसी जो हम अपना जो कैलेंडर है उसके बाद चैत विशाख जेठ गिनते हैं ना, वो आज भी हम भी गिनते हैं वही। तो जो सीनियर लोग हैं फाल्गुन माघ फाल्गुन चैत्र विशाख जेठ आषाढ़ ऐसे बोलते हैं। 18 चैत को कहते हैं 10 हाथ, उन दिनों फुट नहीं गिनते थे, 10 हाथ कहते हैं, 10 हाथ बर्फ़ पड़ी थी 18 चैत्र को। उसी दिन जिस दिन मतलब 10 हाथ बर्फ़ पड़ी, उसी दिन एवलांच आया। एवलांच आने से सुमचाम के जितने भी लोग थे वो एवलांच में चला गया। अच्छा। जी, तो वो कहीं आए थे, गांव में नहीं गए, वो उनका घर नहीं गया, वो कहीं लोसैनी आए थे। अच्छा। कहीं किसी फंक्शन को अटेंड करने। जब वो वापस जा रहे थे डंगेल के लिए, वाई डंगेल वो सुमचाम जा रहे थे, तो लोसैनी के साथ ही एक नाला जैसा पड़ता, वहाँ से एवलांच आया, जितने भी लोग थे सुमचाम के वो वहाँ ख़त्म हो गए। तो उसी दिन हड्डू में भी एवलांच आया। अच्छा। हड्डू जो है एक छोटा हैमलेट है इधर कब्बन के रेवेन्यू विलेज में फॉल करता है, तो वहाँ के कई लोग जो है वो वहाँ गुजर गए, उसमें एवलांच नेचुरल कैलेमिटी का शिकार हो गए। तो उसीलिए वहाँ एक ही, बाद में उन्होंने देखा होगा एक ही घर, क्योंकि उनकी ज़मीन रह गई, उनका घर आ गया, उनके रिश्तेदार जो ज़ांस्कार में रहते थे वो आके वहाँ सेटल हो गए। अभी जो सुमचाम में लोग हैं उन्हीं की औलाद है। अच्छा, वो मैक्सिमम ज़ांस्कार से आए और वहाँ सेटल हो गए, तो वो घर ज़मीन उनको जशेड़ी, लोसैनी, हाँ जशेड़ी, लोसैनी वगैरह का कुछ लोग लाहौल स्पीति से आए, कुछ ज़ांस्कार से आए, हांगो वाले लाहौल स्पीति से आए। जैसे मैं हलोती का हूँ, तो मैं हलोती का कह सकता हूँ। हम 2 खानदान जो है, 3 खानदान जो है, हम वहाँ से लाहौल स्पीति से आए। अच्छा। तो एक लद्दाख से आए, ले साइड से, हांगो में भी, हांगो हलोती में भी। तो जैसे मेरे घर को हमें जितवान बोलते हैं आज भी पाडर में ना। अच्छा। जीतवान। हाँ, मेरा दादाजी का नाम था जीतू। अच्छा। जीतू आके वहाँ घर पे गरजवाई बैठ गया। वो इस क्या कहते हैं, ये मारकुला उदयपुर जो अभी त्रिलोकनाथ जी है ना, त्रिलोकनाथ जी के आसपास गांव था, वहाँ से वो आए थे। नीलिम शिलिम चोरने आए होंगे शायद, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स जो हमारा बड़ा रिच था। तो लाहौल स्पीति वाले आते थे वहाँ, उन्होंने पाडर में देखा नेचुरल रिसोर्स में बहुत रिच है। तो मेरा दादाजी वहाँ बुद्धिस्ट घर में कहीं बैठे, तो वो वहाँ जमाई बैठ गए, वो थे राजपूत। तो आज तक मेरे पिताजी को पूरे पाडर में जितवान के नाम से पुकारते थे। मेरा पिताजी एक अनरिकॉग्नाइज्ड वो था डॉक्टर, तो वो हर जगह जाते थे और हर लोग उनको जितवान के नाम से ही पुकारते थे। अभी भी हमें भी ये कहते, मतलब मुझे भी कहते हैं जितवान का बेटा लोग जो ना। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हम लाहौल स्पीति से आए, कुछ खानदान क्या कहते हैं ज़ांस्कार से आए, कुछ लद्दाख ले से आए। जी। तो ये कब्बन में भी मुझे लगता है लाहौल स्पीति। जी, कब्बन के भी बहुत सारे लाहौल स्पीति और गंधारी में भी। जी। गंधारी वालों का थोड़ा कन्फ्यूजन है, मैं क्लियरली नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उनकी ज़बान भाषा जो बोलते हैं ना वो हमें भी समझ में नहीं आता। अच्छा। हाँ, गंधारी के बुद्धिस्ट हैं जो सुराल के हैं। वहाँ एक गांव है छोटा सा, उसको पोत पांगी बोलते हैं। पोत हो गया हमारी भाषा में तिब्बत। कहाँ पे है उधर पांगी? उधर किलाड़ से आगे जाके फिर एक वैली पड़ती है, साज वैली में। साज वैली में लास्ट पे एक छोटा सा हैमलेट है। अच्छा। तो उनको अभी भी पोत पांगी वाले बोलते हैं। अच्छा। पोत हो गया तिब्बत। ओके। हाँ, ठीक। पोत
पांगी हो गया, पांगी इसका तिब्बत पांगी, इसका मतलब वो शायद कहीं तिब्बत से होते हुए कहीं जब कश्मीर जो है इल्म और फ़नून का गहवारा था, तो लोग एजुकेशन हासिल करने के लिए तिब्बत वगैरह से आते थे। तो ये सोचा जाता, ये एक सोच है क्या सारा, कोई एग्जैक्ट वो बात नहीं है कि मुझे पता है कि ये ऐसा ही है, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, मेरी अपनी सोच है कि वो कहीं वहाँ से एजुकेशन हासिल करने के लिए आए होंगे, तो यहाँ अच्छा रिसोर्सेज देखा होगा, यहाँ सेटल हो गए। क्योंकि उनकी भाषा ना ले वालों से मिलती है, ना ज़ांस्कार वालों से मिलती है, ना पार्डर में जो बुद्धिस्ट काबुन हालोती हांगो साइड, अच्छा, या उधर किन्नौर साइड के कहीं से उनकी है, मगर वे भी द्रुकपा लिनिएज के ही, हाँ बिल्कुल, लेकिन भाषा में भाषा में खाली difference। गंधारी हाँ के जी जो- जी, खाली गंधारी और हिमाचल जो सुराल वगैरह, जो आपने बताया वो हाँ हुनार सुराल वगैरह ओके। में। अच्छा, मुझे एक चीज़, मैं अपने एक्सपीरियंस जब मैं इन गाँव में गया था, जी जी मुझे एक डिफरेंस जैसा देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है शायद मैं गलत ना हूँ, आपके जैसे गांव में हलोती में एक विंटर में फेस्टिवल मनाया जाता है, वो तीर कमान वाला दर से जो है पहले कब्बन में होता मैंने था, देखा हमारे है। बचपन में होता था। अच्छा, अभी भी एक दो गांव में होता है, कबन में होता है, अभी भी और ढंगेल में सुमचाम होता साइड? है, सुमचाम साइड नहीं होता। ये मैंने सोचा, जी। कहीं मुझे पता चला था कि ये डिफरेंस है जी कि जी, जो ज़ांस्कार से वहाँ पर आए हैं वो दर से नहीं दर से तो एक मतलब ट्रेडिशन था हमारा, ट्रेडिशनल त्यौहार होता था, जब त्यौहार में वो दर से खेलते थे, तो वो जो है धीरे धीरे लुप्त हो गया। मैंने ऐसे सुना था ना किसी से, बोलते जी जो लाहौल से आए हैं वो दर से नहीं, मतलब उस परंपरा को फॉलो यूज नहीं में करते हैं। करते हैं, नहीं जो वो लाहौल से आए वो करते हैं, जो ज़ांस्कार से आए वो नहीं करते। नहीं, दोनों साइड है, ज़ांस्कार अच्छा। में भी खेलते हैं बहुत। ये अच्छा। दर से जो है ना तीर कमान का वो खेल जो है फिर वहाँ भी खेलते हैं, यहाँ कब्बन भी की खेलते एक हैं। कहानी आती है भोट प्लंचे की, जी, कि जी। कहीं उसकी भी एक लंबी कहानी, उस पर मैंने शायद विस्तृत में जी, तरीके जी, से जी। चर्चा की है। जी, या जी। दूसरे एक मुद्दे पे बात करते हैं। आप भी ये जानते हैं कि 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी, इसमें लद्दाख भी एक अहम अंग था। जी जी ये बाइफरकेट हो गई लद्दाख, और करगिल जो है ये अलग हो गया। इसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में कई सवाल भी पैदा होते हैं जी जी। कि शायद जो पार्डर के बुद्धिस्ट हैं, जो बुद्धिज़्म पार्डर में पनप रहा है, क्या जो लोग यहाँ पे पार्डर वैली में हैं कहीं आइसोलेटेड फील करते हैं इसकी वजह से, इस रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से, या फिर एक जस्ट मिथ है? देखिए, लद्दाख वालों से हमारा एक रिश्ता था, मेरे बड़े रिश्तेदार हैं, मेरी माँ जो है लद्दाख रीजन की है, हमारे रिश्तेदार उधर हैं, हमारा बहुत आना जाना उधर होता था। तो वो अलग हो गए, थोड़ा बहुत फील तो होता ही है, ये नेचुरली। मैं अगर कहूँगा मुझे फील ही नहीं हुआ तो वो बड़ा गलत होगा। फील तो हुआ, जब वो अलग हो गए हम काफ़ी हमें फील हुआ, महसूस किया, दुखी थे। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब हमें उनके जाने से पार्डर में बड़ा जम्मू कश्मीर में बहुत जी हम उदास हैं, ये है वो नहीं है। ख़ासकर मैं अपने पार्डर की बात करूँगा, पार्डर में हम 6-7% है, कोई 2,500-3 हज़ार है 30,000 की पॉपुलेशन में। तो पार्डर का जो भाईचारा जो है वो यूनिक है। अब मेरी उम्र 62 रनिंग है, तो मैंने कभी भी नहीं देखा कोई आपस में कोई रंजिश रखते हुए, हिंदू हो या मुस्लिम हो, बिल्कुल भाई भाई की तरह रहते हैं। आपने ये बात की, इस पे मुझे दूसरा क्वेश्चन आया दिमाग में, स्टेटस को लेकर। जी जी। जब ये स्टेटस की बात चल रही थी इस पे, तो बहुत सारे सवाल लोगों में थे कि शायद जो बुद्धिस्ट पीपल वहाँ पे रिजाइड कर रहे हैं वो कहीं इस बात से नदारद है, नाराज़ हैं। आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है कि जो एसटी स्टेटस वहाँ की जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को भी मिला, बुद्धिज़्म को छोड़ के, बुद्धिस्ट को छोड़ के, जिन्हें ऑलरेडी ST1 है, क्या अब ये मिसकॉन्सेप्शन अभी भी बरकरार है, या फिर अब कहीं ना कहीं लोग समझ चुके हैं कि नहीं, इस चीज़ का मतलब ये दोनों डिफरेंट है और कहीं ना कहीं एक दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है? आपके इस सवाल पे मैं आऊँगा, पहले मैं इसको क्लियर करूँगा, मेरी बातें अधूरी रह गई। जो हमारा रिश्ता है अच्छा, पर हिंदुओं के साथ, मुस्लिम के साथ, ओके, हमारा ऐसा रिश्ता था कि जैसे अठोली के हैं, मटी के हैं या मसू के हैं, उनके तमाम माल मवेशी जो है ना, गाय बैल बकरी वगैरह, गर्मियों में समर में हमारे पास आ जाते थे। अच्छा, तो हाँ, हम रखते थे, उनकी देखभाल करते थे अच्छी तरह, मक्खन वक्खन जमा करके फिर उनको अक्टूबर नवंबर में उनके घर पहुंचा देते थे। और अपना जो है, अपना माल जो है, जैसे हमारी गाय बकरी बेड़ू वगैरह सब जो है नीचे पहुंचा देते थे। ये
यूनिक मतलब कल्चर था, मिलजुल के काम करते थे। ओके। क्योंकि विंटर में हमारे पास घास की कमी हो जाती थी, अच्छा। इसलिए माल मवेशी को हम नीचे जैसे कबन वाले सौर पहुंचा देते हाँ थे, हाँ हाँ बिल्कुल। हम हालोती हांगो वाले मसू इधर नीचे लिगरी वगैरह अठोली वगैरह पहुंचा देते थे। सिंक्रेटिक कल्चर। और उसके बाद एक यूनिक बात और थी, हम चाँवर एक ही रखते थे। वो क्यों? चाँवर जो है जिस हल हाँ, लगाने हाँ, वाले हाँ, चाँवर, हाँ। जैसे लाहौर रीजन में जैसे अठोली में बैसाख और जेठ में वो खेती बाड़ी हो जाती थी, ठीक चाँवर फ्री हो जाते थे। ठीक। तो चाँवर जो है फिर हम ले जाते थे उधर जेठ 20-25 तक ऊपर ले जाते थे, वो काम भी होता था, एक ही चाँवर से हमारा काम चलता था। और पालने के लिए नीचे बेच देते थे, वो पाल पोस के अपना जो है ज़मींदारी करने के बाद फिर ऊपर पहुंचा देते थे। और गर्मियों में हम देखभाल करते थे, विंटर जब पालने की बारी आई थी नीचे हम पहुंचाते थे। तो मैं कहता हूँ ऐसी बेमिसाल भाईचारा हमारा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है कल्चर जो है आगे भी ऐसे चलता रहे। और जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है इनका बड़ा अच्छा रवैया रहा आज तक, तो हम किसी किस्म की परेशानी फील नहीं कर रहे हैं। हम खुश हैं, जम्मू कश्मीर में खुश हैं, अपने भाईचारा में अपने पार्डर में बड़े खुश हैं। तो लद्दाख अलग होने से थोड़ा बहुत दुखी तो लोग पहले हुए। तो लेकिन अब मैं इस आपके सेकंड क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ST2 जो यानी कुछ लोगों को गुमराह करना चाहते थे, उन्होंने ये बातें फैलाई। नहीं जी, अब तो हमारे हिंदू भाई भी मुस्लिम भाई भी ST हो रहे हैं, आपका तो कोटा गया, आप लोग क्या करोगे, है ना, आप लोगों को तो हिस्सा पूरा ये ले जाएंगे, ये मेजॉरिटी में है, ये ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। हाँ, तो हम लोगों ने बड़ा पूरी कोशिश की, नहीं ऐसा नहीं है, जो हमें 10% है वो वहीं रहेगा। ST बोट है, ST गुज्जर है, ST बकरवाल है, ST गद्दी है, ST सिपी है, इनका जो कोटा है वो वहीं रहेगा। ST2 जो है पाडरी ट्राइब, फिर पहाड़ी ट्राइब, और जो एक दो ट्राइब जो जिनको दिया वो अलग से 10% दिया, वो अपने उस ग्राउंड में वो फाइट करेंगे, हम अपने ग्राउंड में फाइट करेंगे अपने हिस्से के लिए, है ना। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा ही नहीं तो वो आगे कहाँ बढ़ सकता है। तो हमें अपना कोटा है, अगर हमारे बच्चे पढ़ते हैं अच्छी तरह तो वो कोटा कोई नहीं ले सकता। तो अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर घर पहुंचा के तो कहीं से नहीं मिलेगा। अच्छा, पढ़ाई की बात आई अभी जैसे, तो उससे एक और सवाल दिमाग में आया कि जो हिमालयन कल्चर बुद्धिस्ट स्कूल जो है उसकी जब शुरुआत हुई थी तो जो फाउंडेशन स्टोन था उसके लिए आपका अहम योगदान रहा है, पूरा पार्डर जानता है इसके ऊपर। मैं चाहता हूं कि आप हमें ये भी बताएं हमारे दर्शकों से कि जब इसकी स्थापना करी गई थी स्कूल की, क्या लक्ष्य था, क्या मिशन था, और अभी ये इस डायरेक्शन में कैसा काम कर रहा है? देखिए, हमें पार्डर में जो है ना कोई बड़ा मठ नहीं था जहाँ 20, 30, 50 लामाज रहते हैं। तो ना हर गांव में बहुत सारे लामा थे, तो जिसकी कमी हमें महसूस हुई। जैसे आप ज़ांस्कार में जाते हैं, लद्दाख में जाते हैं, तो एक एक मठ में, एक एक गुम्पा में 100, 200, 300 मॉन्क्स होते हैं। वो जो है फिर जो नेक्स्ट जनरेशन को अपना नॉलेज जो है ट्रांसफ़र करते हैं। हमारे पास ये नहीं था। वो ना होने की वजह से हमने एक सोचा कि हमें ऐसा कोई ज़रिया देखना है जिससे हमारे बच्चे जो है भगवान बुद्ध के टीचिंग से इक्विप हो जाए। तो हमें बहुत देर तक सोचने के बाद, काफ़ी साल तक हमने ये सोच विचार किया, और हमने लोचन रिम्पोछे जी जो स्पीति के हैं उनसे सलाह लिया। फिर अपना जो स्तगना रिम्पोछे जी हैं जिनके पुष्ट पनाही में हमारा पार्डर जो है चल रहा है, तो उनसे हमने सलाह लिया। फिर जो स्कॉलर्स कई थे तो उनसे हमने वो सजेशन लिया। सब ने हमें ये सजेस्ट किया कि आप एक स्कूल खोलें, स्कूल चलाएं जिसमें बोटी लैंग्वेज जो है कंपलसरी हो। किस ईयर की बात है लगभग? ये 1950
95 की बात है। अच्छा। हाँ, पहले से हम सोच रहे थे। हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चर सोसाइटी तो पहले एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन कोई काम हमारा नहीं था उन दिनों, सिर्फ एस्टेब्लिश हुआ था ये सोसाइटी। फिर 1994-5 में लामा छोस्पेल जोतपा जी एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, सोशल वर्कर हैं ज़ांस्कार के, वो दिल्ली में रहते हैं। तो उनका अपना एक सोसाइटी है, हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चर एसोसिएशन के नाम से दिल्ली में चलता है। तो उन्होंने भी हमें गाइड किया कि आप एक स्कूल चलाएं, पहले सोसाइटी तो रजिस्टर्ड है, स्कूल चलाएं, स्कूल का कोई नाम, अच्छा सा नाम रखें, तो वहाँ बोटी लैंग्वेज को पढ़ाएं, ताकि आपका जो कल्चर जो है, फोर फादर्स का जो कल्चर है, वो जो है आप ट्रांसमिट कर सकें जनरेशन टू जनरेशन। अगर ऐसा नहीं होता तो आपका जो हेरिटेज जो है, कल्चरल हेरिटेज जो है, वो ख़त्म हो जाएगा, इसी जनरेशन में ख़त्म हो जाएगा। तो इन सब बातों को लेके हमने सोचा हम स्कूल चलाएंगे, हमने डिसाइड किया। तो इसमें स्कूल चलाते वक्त हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। हमारे पास फंडिंग नहीं थी, 100 रुपये हमने फ़ीस रखी थी। 2 टीचर्स हमने लाए थे, एक बोटी नोई, एक जनरल ग्रेजुएट था वो, उन दोनों को रखा। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, और धीरे धीरे हमने 5th रिकॉग्नाइज्ड किया, फिर 8th, फिर 10th, अभी 10th स्टैंडर्ड तक चल रहा है। आज भी अगर पार्डर के इतिहास में देखा जाए तो ये स्कूल जो उसमें खोला और जिस तरीके से काम कर रहा है, मुझे लगता है सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि बड़े लोग, बड़े स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ाई करके आगे अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुँचे भी हैं। एक मन में एक और सवाल ऐसे ही आया था कि जो हमारे गुम्पाज हैं पार्डर में, मोनास्ट्रीज हैं, क्या वहाँ पे जो लामाज आते हैं, सरमन्स देते हैं, टीचिंग्स देते हैं, मैंने ऐसा सुना है कि वो बर्धन गुम्पा से ट्रेंड होकर आते हैं। जी जी, क्या ये बात सच है, और यदि अगर सच है तो ऐसा क्यों है? मतलब यही जो ना, ये लामा टेशी टेम्पल का जिक्र पहले ही आया। लामा टेशी टेम्पल जो है वो हेड था, वेनरेबल लामा टेशी टेम्पल हेड था बर्धन गुम्पा का। ओके। तो लामा टेशी टेम्पल जी पार्डर तशरीफ लाए थे, उन्होंने ही हमें ये जो अनमोल जो ज्ञान है, उन्होंने ही, उनके ज़रिए हमें मिला। तो वो जो गुम्पाज एस्टेब्लिश हुए, उन्हीं के गाइडेंस पे वो गुम्पाज एस्टेब्लिश हुई। और उन दिनों से लगातार जो है, जो हमारे पुजारी हैं, लामा जी है, उस गुम्पा से डिप्यूट होता है, बर्धन गुम्पा से डिप्यूट होके लोसेनी आता है, कबन आता है, अभी किश्तवाड़ में भी आ रहे हैं, अभी जम्मू में भी आने हैं, गुलाबगढ़ में भी है। तो उनकी देन है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो मैं पार्डर वालों से हमेशा कहा करता हूँ कि हमें हमेशा उनका ऋणी रहना चाहिए, उनका हमेशा वो जो उन्होंने जो हम पे आशीर्वाद जो उनका रहा, तो उसका हमें याद होना चाहिए, और उनके दिखाए हुए रास्ते पे हमें अगर फॉलो करें तो बहुत अच्छी बात है, और हमारा जो कल्चर और डेवलप हो सकता है, लैंग्वेज डेवलप हो सकता है, क्योंकि हम माइक्रो माइनॉरिटी में हैं। हम जैसे समंदर में एक पत्ता होता, पत्ते के ऊपर बूंद होता है ना पानी का, वो उसकी तरह मानंद है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आबादी लगभग 1.5-2 करोड़ है। तो 2.25 करोड़ में 2,500 या 3,500 जो है, वो एग्जिस्ट करना बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है। और यही हमारे इंडिया की ये खूबसूरती है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ना। हम भी पल रहे हैं, फ्लोरिश हो रहे हैं, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं हम भी आगे बढ़ने की। तो फिर भी मैं कहूँगा कि हमारा भाईचारा बहुत अच्छा, सारे कोऑपरेट करते हैं, हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस आए सब ने कोऑपरेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं अपने दर्शकों को भी यही बोलना चाहूँगा कि जब भी आप मचेल यात्रा करने आते हैं या ऐसे भी आते हैं, मचेल अगर जाते हैं तो वहाँ पे हलूती जाएं, लोसेनी जाएं, वहाँ के गुम्पाज को भी देखें, वहाँ के कल्चर को भी समझने का प्रयास करें। अगर आप गुलाबगढ़ जाते हैं, वहाँ की जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, वहाँ पे नई एक मूर्ति बनी है पद्म संभव जी की, गुरु जी की, उनके भी दर्शन करें। प्लस जो जितनी 3 वैलीज़ में जो यहाँ पे बुद्धिस्ट कल्चर फ्लोरिश कर रहा है, इस पूरे कल्चर को समझने का प्रयास करें, और किस तरीके से बॉन्डिंग जो हमारे पार्डर में बुद्धिज़्म हिंदुइज़्म के साथ इंटीग्रेटेड तरीके से बहुत पहले से देखने को मिली है, इसके इतिहास को समझने की कोशिश करें। और लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से कीमती समय देने के लिए, और ऐसी और शख्सियतों से फ्यूचर में हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे, और हम कुछ ना कुछ
फ्यूचर में सीखते रहेंगे। धन्यवाद आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें कुछ बोलने का मौका दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।